हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकंड क्लास को शुरू करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने जो है काफी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको हमने समझ लिया था। बैकग्राउंड में आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हमने जो शुरुआत की थी, इंट्रोडक्शन में हमने जैसे कि देखा था कि फ्रांस एक स्टेट था और वहां के जो राजा थे वो कौन थे? लुई 16 थे। ठीक है। अब कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का कारण जो था वो क्या था? तो हमने इसमें सोशल कॉजेज को देखा था, फिर हमने पॉलिटिकल कॉजेज और इकोनॉमिक कॉजेज को भी देखा था। इसी के साथ में हमने ये भी देखा था कि फ्रांस का जो सोसाइटी है ना सर, वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ है। ठीक है। इन दोनों को, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट को, मैंने आपको बताया था कि ये एलीट वर्ग है, ये लोग एलीट है, सुपर रिच आप कह सकते हैं, रिच, पावरफुल, डोमिनेंट। थर्ड स्टेट में जो कि 85% पॉपुलेशन थी, उसमें गरीब लोग आया करते थे। तो ये सब हमने कंप्लीट किया। फिर हमने ये भी देखा कि मिडिल क्लास कैसे जो है वो फ्रेंच सोसाइटी का एक हिस्सा बना। तो मिडिल क्लास के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मिडिल क्लास में हुआ कुछ नहीं था। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया या फिर जो चेंजेस आने लग गए, लोगों को नौकरियां मिलने लग गई, तो जो गरीब लोग थे, पुअर थर्ड स्टेट के लोग थे, वही लोग जो है जब थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं तो उनको हम लोग मिडिल क्लास कहने लग जाते हैं। अब इन सब कारणों की वजह से आउटब्रेक हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहां तक हमने कर लिया है। अब इसके आगे क्या होने वाला है? सवाल तो यही उठेगा ना कि क्या फ्रांस जो है सर, आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, तो क्या यहीं पे चैप्टर खत्म है, यहीं पे स्टोरी खत्म है? नहीं सर, आगे अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आने बाकी है जिनको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। तो अब जो है ना, फ्रांस जो है मोनार्की, वो जो कंप्लीट मोनार्की अभी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसको भी हटाएगा। देखो, याद होगा कि लुई 16 ने फाइनली रेवोल्यूशन से, जो थर्ड स्टेट के लोगों ने रेवोल्यूशन किया था, उससे डर करके उनकी मांगे पूरी कर दी थी, उनको अधिकार दे दिया। लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश नहीं था। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसके मन में ये बात थी कि ये गरीब लोग कैसे मुझसे मेरी बात को मनवा सकते हैं। तो इसीलिए लुई 16 जो है कुछ खासा खुश नहीं है और वो अभी भी कोशिश करेगा कि वापस से फ्रांस में वो अपना जो पुराना जो रेन था ना, उसको वो स्टैब्लिश कर सके। ठीक है। और यही जो है आगे अभी हम लोग देखेंगे। देखो होता क्या है, आफ्टर रियलाइजिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, लुई 16 retaliated and tried his best to gain control, but unfortunately it seemed to be a bigger mistake than he ever did. लुई 16 ने चलो इनको एक बार आजादी दे दी, लिबर्टी दे दी, इक्वालिटी दे दिया, उसके बाद कुछ हाथ पांव मारे उसने, लेकिन तब वो रियलाइज करता है कि बात और बिगड़ चुकी है। उसने जो कोशिश किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ है सर। क्या हुआ देखो, लुई 16 started secret negotiations with the king of Prussia. Neighboring countries wanted to seize the opportunities of the events ongoing due to the French Revolution. तो लुई 16 क्या करता है ना कि अपने एक पड़ोसी से, प्रशा, वहां के राजा से मिलता है। तो प्रशा में अभी भी क्या है सर? मोनार्की है, जबकि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, क्योंकि यहां पे लोगों ने राजा को अपोज कर दिया है। तो प्रशा के किंग से मिलता है और कुछ बातें करता है, कुछ नेगोशिएशंस करता है। उसका कहना मेनली ये था कि मैं फिर से वापस से फ्रांस में मोनार्की लाना चाहता हूं। ठीक है। अब इसी बीच में क्या होता है कि इन द 1791 कॉन्स्टिट्यूशन गिव पॉलिटिकल राइट्स टू रिच सेक्शन ऑफ द पीपल। दिस लेड टू अ रिवॉल्ट इन पेरिस अगेंस्ट द पीपल। लैटर द रॉयल फैमिलीज वर इम्प्रिजन्ड एंड इलेक्शंस वर हेल्ड। तो होता यूं है कि प्रशिया के साथ में ये एक लड़ाई पे उतर जाता है फ्रांस। ठीक है। अब ये लड़ाई कोई बहुत ही सच्ची लड़ाई नहीं थी, जानबूझ करके ये लोग लड़ाई कर रहे थे और ये प्रोजेक्ट कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोगों को कि आपको जो है लड़ाई में सहायता करनी होगी, आपको लड़ाई में लड़ना होगा, आपको सैनिक बन करके यानी कि जाना होगा लड़ने के लिए। और इसी चीज का फायदा उठा करके लुई 16 वापस से चाहता था कि वो फिर से फ्रांस में कंप्लीट मोनार्की को स्टैब्लिश कर दे। और ऐसी कोशिश उसने की कि 1791 में गिव पॉलिटिकल राइट्स टू द रिच सेक्शन ऑफ द पब्लिक। जो रिच लोग थे वापस से उसने
उनको अधिकार बहाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो उसने सोचा था उल्टा हुआ। एक बार फिर से रिवॉल्ट होता है 1791 में, और इस बार लोगों ने क्या किया, जो गरीब लोग थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को ही क्या किया, बंदी बना लिया। पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को क्या किया, इम्प्रिजन कर लिया। और अब आप फिर से देखिए कि जो रूल कर रहा है, जो रूल कर रहा है वो तो जेल में है, तो यहां पे एक नया रूलर आना तो चाहिए ना। तो यहां क्या हुआ, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज टर्म्ड एज कन्वेंशन। इट abolished द मोनार्की इन 1792 एंड मेड फ्रांस अ रिपब्लिक। अब सर क्या हो गया कि लुई 16 और उसके पूरे परिवार को लोगों ने जब बंदी बना लिया, तो उनके दिमाग में सबसे पहला चीज आया कि अब रूल हम लोग करेंगे, अपना रूल हमारा खुद का रूल होगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो गरीब लोग थे जो कि जैकोबिन क्लब्स बना रहे थे इससे पहले, उन लोगों का अब यहां पे रूल आ गया, वो लोग अब यहां पे रूल करने लग गए हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पुअर क्लास है उसका रूल आ चुका है पूरे के पूरे फ्रांस में। तो सर हमने पहले ही देखा है कि लुई 16 जो कि एक राजा था, जब वहां पे मोनार्की थी तो वहां पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इसी के रिटेलिएशन में लोगों ने विरोध किया। लुई 16 ने एक बार उनकी बात मानी, फिर से उनको धोखा देने का कोशिश किया। इस बार लुई 16 को उन्होंने सीधा गद्दी से उतार दिया और बोला कि गवर्नमेंट अब हम लोग संभालेंगे, तुम रहने दो। तो अब जो आएगा ना सर, और गवर्नमेंट का नाम क्या है सर, कन्वेंशन है। अब आएगा रेन ऑफ टेरर। अब जो कुछ भी होने वाला है वो क्या है, रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाएगा। The period of 1793 and 94 is referred to as the reign of terror. Political clubs were established by the people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of Jacobins. Jacobin Club. होता यूं है कि 1793 और 94 के बीच में जो कन्वेंशन की गवर्नमेंट आई उसको रेन ऑफ टेरर कहा गया। क्यों कहा गया ये आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको यह भी जान लेना है कि लोग आपस में अपने क्लब्स बनाने लग गए, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लग गए, ओपनली डिस्कशंस करने लग गए कि किस तरह से देश को चलाना है, स्टेट को चलाना है, किस तरह से नियम कानून ऐसे होने चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों का भी भला हो सके। और इन क्लब्स में से सबसे जो सक्सेसफुल क्लब था सर वो जैकोबिन्स का था। जैकोबिन क्लब उसको कहा ही गया है। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसा मैंने बताया कि गरीब लोग। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखें कि ये जो इंसान है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और समवेयर और द अदर, अगर आप द रेन ऑफ टेरर को जब समझते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में ही जानने को मिलेगा। रेन ऑफ टेरर अगर आया है तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की वजह से। और ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन है सर, तो जैकोबिन क्लब का लीडर है। जैकोबिन क्लब का क्या है, लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्या किया इसने, people whom Robespierre saw enemies of the republic were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. प्रॉब्लम यह थी कि रॉबेस्पियर को जो भी गलत लगता था, मोस्टली जिसमें कि एलिट क्लास के लोग होते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग होते थे, उनको वो सबसे पहले तो जेल में डालता था, उनके अगेंस्ट में ट्रायल करता था, जरूरत पड़े तो उन्हें मौत की सजा भी दे देता था। तो आप ऐसे ही किसी को भी तो अरेस्ट कर नहीं सकते बिना किसी मतलब के। छोटी सी गलती के लिए आप मौत की सजा दे रहे हैं, ये भी तो सही नहीं है। ये दोनों जो है सही तरीका नहीं है। तो इसीलिए अभी आप देखेंगे कि रेन ऑफ टेरर धीरे धीरे जो है इसका मीनिंग कैसे जस्टिफाई होते चला जाएगा जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट अगर है तो आप अगर जबरदस्ती जो है लोगों को अरेस्ट कर ले रहे हैं बिना किसी गलती के, या छोटी मोटी गलती के लिए अगर उसको आप मौत की सजा दे रहे हैं, तो आप गलत तो कर ही रहे हैं ना। यही काम कौन कर रहा था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इफ दे डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट दे वर गिलिटिन्ड। और अगर उनको जो है गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता था, कोर्ट अगर कह देती थी कि भाई हाँ इनकी गलती है, तो फिर उसे गुलिटिन कर दिया जाता था। गुलिटिन आपको पता है कि एक मशीन होती थी जो इंसान को बिहेड करने के लिए, उसका गला काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, द गुलिटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड with which a person is beheaded। और इसे नाम भी दिया गया था डॉक्टर गुलिटिन के नाम पर। ठीक है, जिन्होंने में भी इसका आविष्कार किया, इसको बनाया। ठीक है,
तो ये सब कुछ है जो कि बहुत ही डरावना चल रहा है। चलो ठीक है, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है सर कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जिसको सकरा है भाई पकड़ करके उसका गला काट दे रहा है, सजा दे रहा है, और उसमें ज्यादातर लोग एलीट क्लास के हैं, क्योंकि रॉबेस्पियर जो है वो थर्ड स्टेट का था, वो पुअर था, और वो बहुत ज्यादा नफरत करता था एलीट से, एरिस्टोक्रेट से, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों से। तो वो जो एक पर्सनल गुस्सा है ना वो निकाल रहा है वो। Laws were issued to place a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Expensive white flour was forbidden to use. अब देखो बदलाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया है, और भी चीजें यहां पे सख्त हो गई। अब जैसे मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस, मतलब है कि अगर आप किसी को वेज दे रहे हैं, आपने किसी से काम करवाया किसी मजदूर से, तो उसमें भी सीलिंग को बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपको ज्यादा पैसे उसको देने पड़ रहे हैं। तो एक बात बताइए कि अगर एक लेबर से आप काम करवाते हैं तो आप उसे दिन भर में मान लीजिए 500 रुपए देते हैं, लेकिन अगर आपको ये कोई कह दे कि इसे नहीं आपको 5000 रुपए देना है एक दिन का, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि छोड़ो भाई ये सब हटाओ, मैं खुद कर लूंगा घर का काम। ठीक है, ये परेशानी हो रही थी, तो जो कि भाई गलत था। साथ ही साथ में और क्या किया गया कि एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन टू यूज। अच्छा क्या है, अभी हमारे पास लाइफ में चॉइस है, ठीक है, आप कुछ भी खरीदते हैं, आप अपने पॉकेट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे महंगा खरीदना है। आप अगर रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप ये चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी 5 स्टार में जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाकर के जो है एंजॉय करके चले आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये नियम कर दिया जाए कि महंगे रेस्टोरेंट में जाना ही बंद करा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो गरीब लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं ये तो नाराज होंगे ना। तो इससे ये समझ में आप समझ पा रहे होंगे कि सारी परेशानियां, सारे प्रॉब्लम्स अमीर लोगों से ही हैं, सारे प्रॉब्लम्स अमीर लोगों से हैं, सारे नियम अमीर लोगों के लिए हैं कि उनके अगेंस्ट में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जैकोबिन्स स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स एंड केम टू बी नोन एज सैंस क्यूलोट्स। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कपड़े वो कैसे पहनते थे, तो कपड़ों के बारे में है भाई कि लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, मतलब आप इससे सिर्फ ये समझ सकते हैं कि कपड़ों से अलग पहचान देने की कोशिश की जा रही है लोगों को, कि आप अगर जैकोबिन क्लब को बिलोंग करते हैं, आप उसके मेंबर हैं, तो आप इस तरह के कपड़े ही पहनेंगे। मतलब ये तो खैर एक समाज में एक बहुत ही अलग आइडिया है कि आप कपड़ों से लोगों को अलग कर रहे हैं, कपड़ों से लोगों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इक्वालिटी वाज प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अब सर इक्वालिटी को प्रैक्टिस करने का ये तरीका इन लोगों ने निकाला था कि भाई जैसे आपने देखा कि प्राइसेस, दाम, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस, ठीक है, इक्वालिटी ब्रेड को प्रमोट करना कि भाई महंगा वाला ब्रेड कोई नहीं खाएगा, ना ही सस्ता वाला कोई खाएगा, लोग इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे। ठीक है, मतलब एक फिक्स कर दिया गया कि इस रेंज का ही ब्रेड लोग जो खाएंगे, उससे महंगा आप नहीं खा सकते, महंगा आपको खाना ही नहीं है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये भी कोई बहुत ही सही चीज तो है नहीं। यहां तक कि स्पीच और एड्रेस में भी अब देखेंगे आपकी इक्वालिटी की बात कर रहे थे लोग। ऑल फ्रेंच एंड विमेन वर एड्रेस्ड एज सिटिजन एंड सिटियन, यानी कि पहले जो है आप जैसे कि सर, मैडम, मॉन्जोर, इस तरह के वर्ड्स को वहां पे अबॉलिश कर दिया गया। अभी क्या है ना कि हम लोग जैसे किसी से मिलते हैं, हम लोग किसी बड़े से मिलते हैं, कोई सीनियर कोई अफसर बैठा है तो हम लोग कहते हैं सर, ठीक है, मैडम, इस तरह से हम लोग एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को हटा दिया गया। अब भाई इसको हटाने के पीछे का इनका तर्क यह था कि ताकि लोगों के बीच में एक इक्वालिटी आ सके। तो चलो भाई ठीक है, इसको भी मान लिया हमने, इसको भी मान लिया कि चलो ये भी आपने अच्छा किया। In July 1794, he was convicted by a court, arrested, and the next day sent to the guillotine. तो भाई अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। इनके साथ क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के साथ में, कि ये हर किसी के साथ गलत कर रहे थे। मतलब अमीर लोगों को पकड़ करके छोटी सी गलती पे वो लोग जो है गला काट दे रहे थे, किसी को भी, मतलब कि लॉ के सामने कुछ नहीं समझ रहे थे, ऊट पटांग नियम ला रहे थे, जिससे कि लोग डरे हुए थे। इसीलिए इसे रेन ऑफ टेरर कहा गया, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। यहां तक कि आप अपनी किताब में पढ़ेंगे कि जब इसके अपने लोगों ने, जैकोबिन क्लब के इसके फेलो मेंबर्स ने इसे मना किया कि ये सुनो ज्यादा हो रहा है, अब तुम जो है ना वो
रूल से ज्यादा कर रहे हो, अब तुम वाकई में गलत कर रहे हो, तो उसने कहा कि तुम मुझे बोलने वाले कौन होते हो, उसने कहा इसका भी गला काटो। तब लोगों को फाइनली समझ में आया कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा एक आर्बिट्रेरीनेस इसके अंदर में आ चुकी है, और अगर ये और पावर इसको मिलती है तो ये पता नहीं और क्या क्या गलत करेगा। तो उन्होंने सबसे पहले उसको पकड़ा और उसे कहा कि भाई तुमने ये गुनाह किए हैं, कोर्ट में उसे ले जाकर के गुनाह प्रूव किया और उसे भी गुलेटिन कर दिया। यानी कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने दूसरे लोगों के साथ किया वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के साथ खुद ही एक दिन हो गया, है ना। चलो ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो कन्वेंशन की गवर्नमेंट है 1793 से लेकर 94 तक, रेन ऑफ टेरर जिसे हमने कहा, ये गवर्नमेंट का भी जो लीडर है वो तो खत्म हो गया, यानी कि गवर्नमेंट भी अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी रहेगी नहीं। तो सर आपको भी पता है कि कोई राज्य हो, कोई स्टेट हो, बिना गवर्नमेंट के तो चल नहीं सकता है। तो इसके बाद यहां पे रूल पे कौन आएगा, तो अ डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। तो इस बार जो गवर्नमेंट आई, पिछली वाली का नाम था कन्वेंशन, इस बार वाले का नाम क्या है सर, डायरेक्टरी नाम है। ध्यान से पढ़िए। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब सर जैकोबिन्स जो थे ना, वो लोग एकदम से पुअर क्लास को बिलोंग करने वाले लोग थे, वो जैसे ही पावर से हटे, याद रखना कि कैसे कैसे यहां पे देखो पावर सबके हाथ में एक एक करके पहुंच रहा है, और आपको डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे ढंग का रूल कौन करेगा। आपने देख लिया कि जब एलिट्स, एरिस्टोक्रेट्स यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो है जब रूल कर रहे थे तो इक्वालिटी थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। तब गरीब लोगों के साथ में काफी अन्याय हो रहा था। फिर जब पावर जो है गरीब लोगों के हाथ में भी आ गया तो हमने देखा कि तब तो भाई रेन ऑफ टेरर हो गया, कि भाई लोग जो है मतलब अमीर लोग अब इस बार डर रहे हैं, है ना, ऊट पटांग से नियम लाए जा रहे हैं। तो क्या सर ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी कि हमने देखा कि एक हो गया एलीट, एक हो गया पुअर, बीच में ये जो मिडिल क्लास के लोग आए थे, तो क्या ये लोग सही रूल कर पाएंगे? चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड वोटिंग ऑन नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो देखो मिडिल क्लास सबसे पहले आए, और हाँ ये याद रखना कि मिडिल क्लास है, ये वेल्दियर मिडिल क्लास है, एकदम से बहुत ज्यादा अमीर नहीं है एरिस्टोक्रेट्स की तरह, नोबिलिटी और क्लर्जीज की तरह, लेकिन हाँ ये भी वेल्दी हैं। तो इन्होंने आते आते क्या किया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में समाज में जो लोग नॉन प्रॉपर्टीड है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनसे वोटिंग राइट्स छीन लिया। तो क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है। वोटिंग राइट्स तो कोई गरीब है, अमीर है, कुछ भी हो, सबको मिलना चाहिए ना। तो यहां पे ये छीन लिया गया। It introduced a directory that was elected by 2 legislative councils। ठीक है, तो इसमें कैसा रहा था, इस चीज को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो कुछ यूं समझिए आप। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं बता देता हूं कि यहां पे जैसे होगा 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। क्या है सर? 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। ठीक है, मान लो ये LS1 है ना, और ये LS2 है। ठीक है, क्या हो रहा है? डायरेक्टरी, अच्छा काउंसिल है, सॉरी काउंसिल है, ठीक है काउंसिल है। तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, LC1 एंड LC2। तो हो क्या रहा है कि लोग जो है, इलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर एक इलेक्शन हो रहा है, जिसमें कि इसमें मेंबर्स जो है ना सर, वो इलेक्ट होकर के जा रहे हैं, लोग उनको इलेक्ट करेंगे। मतलब नियम तो बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला था। ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में लोग इलेक्ट होकर के जाएंगे। अब इनके ऊपर में एक और बेंच है, जिसमें कि 1 2 3 4 5, ये 5 डायरेक्टर्स हैं। कौन है सर? ये डायरेक्टर्स, ये 5 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये 5 डायरेक्टर्स, जैसे अभी क्या है हमारे यहां पे लोकसभा, राज्यसभा, ऊपर में कौन बैठा है? कैबिनेट बैठा है। कैबिनेट को हेड कौन कर रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो यहां पे आप सेम मॉडल को आप समझ सकते हैं कि 2 काउंसिल्स हैं, विधान परिषद हैं ये, इसके ऊपर में बैठे हुए हैं ये हमारे डायरेक्टर्स। तो ये क्या डायरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यही सारे डिसीजंस लेंगे। तो ये एक इस तरह का आपको जो है वहां पे रूल देखने को मिलने वाला था डायरेक्टरी में। बात आ गई होगी मेरे ख्याल से समझ में। चलिए ठीक है, डायरेक्टरी को जब हम समझ गए तो The government appointed a directory consisting of executives made up of 5 members। ये यानी कि 5 members जो आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर में यही सारे जो नियम है उसको एक्सिक्यूट करेंगे। मतलब पूरा जो एक्सिक्यूशन का जो पावर होता है ना,
वो इन 5 मेंबर के पास में है। ये इनको सलाह देने के लिए है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ये इनको सलाह देने के लिए है। Later, the clashing of the directory with the legislative paved the way to rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहां पे अब हुआ क्या अचानक से, सर ये नेपोलियन बोनापार्ट कहां से गया? सर नेपोलियन बोनापार्ट को अगर हम समझे ना तो वो आर्मी का एक बहुत ही पुराना आप कह सकते हैं अफसर था, जनरल था। तो हुआ यूं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है बहुत पहले से प्लानिंग में रहा होगा कभी कि हाँ मुझे भाई कुछ बड़ा करना है। तो उसने क्या किया कि वो जब, क्योंकि आर्मी का वो जनरल है, तो वो क्या करता है ना कि ये जो मेंबर्स हैं डायरेक्टरी के, पहले तो इनके बीच में लड़ाई लगवाता है। इसके पीछे ये जो लड़ाई हुई है ना डायरेक्टर्स और ये लेजिस्लेटिव की, ठीक है, डायरेक्टर्स तो यहां पे आपने देखा एक लड़ाई जो हुई डायरेक्टर्स वर्सेस एलसी, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई, एक लड़ाई करवाने का कारण कौन था? तो ये नेपोलियन ने ही करवाया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाके या जैसे भी ला करके। अब नेपोलियन को ये करने के पीछे नेपोलियन का बहुत बड़ा एक कारण था, अपना एक पर्सनल कारण रहा होगा, उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। राइज ऑफ नेपोलियन में आगे हम लोग समझते हैं कि इन 1804 नेपोलियन सीज्ड द रेन्स ऑफ फ्रांस and declared himself the emperor. He conquered neighboring nations and established his dominance by making kingdoms ruling through his family members. तो नेपोलियन तो शुरू में जब आया ना तो डायरेक्टर्स को हटाने के लिए इसने क्या कहा कि इनकी इनकैपेसिटी को प्रूव कर दिया, यानी कह दिया कि डायरेक्टर्स आपके खुद में लड़ रहे हैं, डायरेक्टर और काउंसिल के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ये इनकेपेबल है, इनमें कैपेसिटी नहीं है कि ये लोग आपके देश को रूल कर सके, इसीलिए मैं इन्हें एज अ मिलिट्री जनरल मैं इन्हें लिस्ट से हटा रहा हूं। इनको हटा दिया नेपोलियन ने, ठीक है, इनको नेपोलियन ने हटा दिया। फिर नेपोलियन ने क्या कहा कि अभी चलो अभी कोई रूल तो नहीं कर, अब डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकता ना कि हाँ चलो अब मैं रूल करूंगा, तो बस ऐसे कह लो कि लोगों को शुरू में कुछ दिन तक बेवकूफ बनाने के लिए उसने कहा कि अभी मैं बस ये सब के बाद देख रहा हूं, मतलब मैं बस पदभार संभाल रहा हूं, मैं राजा नहीं बन रहा हूं। और फाइनली सही समय देख करके 1804 में उसने अपने आप को रूलर बता दिया कि मैं रूलर बन चुका हूं, ठीक है। अब उसके बाद वो उतने में नहीं रुका, रूलर तो खुद बना वो फ्रांस का, तो फ्रांस के आसपास में जो दूसरे राज्य थे ना वहां पर अपनी आर्मी भेज करके वो एरियाज को भी वो क्या करने लग गया है सर, अपने कब्जे में करने लग गया। और जो भी एरिया वो कब्जे में करता है ना, क्या करता है सबसे पहले कि वहां पे अपने किसी फैमिली मेंबर को बैठा देता है। तो ये तो फिर गलत हो गया ना, ये तो एक तरह का आप कह लो कि नेपोटिज्म हो गया कि आप जो है सो फेयरली इलेक्ट कर नहीं रहे हैं, आप अपने ही फैमिली मेंबर को बैठा दे रहे हैं, किसी तरह का इलेक्शन प्रोसेस आप करवा नहीं रहे हैं। तो यहां पे तो डेमोक्रेसी की तो बात रही नहीं, उल्टा आप, मुझे तो लग रहा है यहां पे एक तरह की डिक्टेटरशिप जो है आपको देखने को मिल रही है। और आगे देखिए, द फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। अभी क्या राजा वाला जो सिस्टम चल रहा था ना, फ्यूडल सिस्टम, उसे तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। Bonaparte saw himself as a modernizer and introduced private property protection laws and equal weight and major systems in decimals। हाँ, कुछ अच्छे काम किए। बोनापार्ट अपने आप को एक मॉडर्नाइजर समझ, था तो वो एक डिक्टेटर ही, तुम कुछ भी कह लो, था तो वो एक डिक्टेटर ही, लेकिन वो क्या कर रहा था, अपने आप को मॉडर्नाइजर समझ रहा था कि मैं पुराने जो नियम है उनको बदल के मैं हर चीज मॉडर्नाइज कर रहा हूं। और हाँ, एक अच्छा किया इसने कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, उससे रिलेटेड लॉज बनाए। और हाँ, यूनिफॉर्म वेट सिस्टम को जो है लागू कर दिया, ताकि जो है आप जैसे मान लो कि भारत ही है, केरला में एक अलग यूनिट में लोग मेजर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग यूनिट में मेजर कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस चीज को उसने कहा कि भाई आप पूरे फ्रांस में एक यूनिट को फॉलो करेंगे। इनिशियली हेल्ड एज अ लिबरेटर, हिज मिलिट्री टैक्टिक्स वर सून टर्म्ड क्रूड, इन्वेडिंग एंड वायलेंट। शुरू में तो सबको लगा कि यार ये नेपोलियन ही हमें आजादी दे सकता है, क्योंकि फ्रांस के जितने भी बगल के राज्य थे जो कि ऑलरेडी मोनार्की के अंदर में आ रहे थे, तो उनको उसने ये सपना दिखाया कि मैं तुमको भी आजाद करा दूंगा, मैं तुमको भी आजाद करा दूंगा। तो इसीलिए इसको शुरू में तो लोगों ने एक लिबरेटर माना, लेकिन जैसे ही उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स को देखा कि आजाद तो बाद में कराएगा, सबसे पहले खुद हमारे ऊपर रूल करेगा, लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये क्रूड है, इसके जो मतलब
ये जो टैक्टिक्स लगा रहा है ये काफी क्रूड है, साथ ही साथ में ये एक इन्वेडिंग मेंटालिटी का है, वायलेंट आदमी है ये। द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 सॉ हिज डिफीट। फाइनली अब इस चीज पे भी ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ 1804 में ये बना और 1815 में जो है इसे हरा दिया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपको क्लास 10th में यहीं से रिज्यूम करना है। नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है उसमें आपको यहीं से आप कह लो कि इसको कंटिन्यू करना है, तो वो आगे बताएंगे। फिलहाल फ्रांस का जो भाई पूरा का पूरा कथा कहानी है वो खत्म है। फ्रांस में इस तरह से हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वहां पे क्या होता है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद वहां पे कन्वेंशन, याद होगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आती है, उसके बाद वहां पे डायरेक्टरी की गवर्नमेंट आती है और फिर नेपोलियन बीच में फूट डाल करके खुद आ जाता है और वहां का डिक्टेटर बन जाता है। तो ये चैप्टर यही तक है। इसके अलावा यहां पे जो कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं उनको हम अब देखेंगे। डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या है ना सर कि हर किसी ने यहां पे रेवोल्यूशन किया, लड़ाई की, खास करके गरीब लोगों ने। बहुत बार आपने देखा कि उनको उनके अधिकार मिले भी, फिर वापस से कोई गवर्नमेंट बदली तो अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप सिटीजन्स के अधिकार, नागरिक के अधिकार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या विमेन के अधिकार को जगह दिया गया? चलिए जानते हैं हम लोग कि विमेन का क्या रोल रहा इस पूरे रेवोल्यूशन में। विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग व्हिच ब्रॉट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द कंट्री फ्रांस। देखो विमेन शुरू से पार्टिसिपेंट रही, यानी कि शुरू से ही विमेन ने रोल में जब उनके जो हस्बैंड्स, उनके मेल काउंटर पार्ट्स जब वो रिवॉल्यूशन में आ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि विमेन घर पे बैठी हुई थी, वो भी साथ में निकली, उन्होंने भी रिवॉल्यूशन किया। पर क्या लोगों ने, क्या इतिहास ने उन्हें ज्यादा रिकॉग्नाइज किया? क्या उस तरह से उनको जो है वो कोई बेनिफिट ऑफर किया गया कि चलो तुमने भी बहुत मेहनत की है, चलो तुम लोगों के लिए ये अधिकार जो है वो हम लोग सुनिश्चित करते हैं? किया? नहीं किया। ठीक है, तो विमेन का जो एक रोल रहा है, आप कह सकते हैं एक तरह का पैसिव रोल ही सही, लेकिन रहा है, जिस रोल के बिना रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था, उसे आज हम लोग जानते हैं। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एंड देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। विमेन जो थी ना, उसको याद रखना कि वो भी काम कर रही है, लेकिन देखो प्रॉब्लम कहां हो रही है कि भाई इक्वल वेज नहीं मिल रहा है। सेम काम एक मर्द कर रहा है तो उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, एक औरत कर रही है, एक महिला कर रही है तो उसे पैसे कम दिए जा रहे हैं। ये ऐसा भेदभाव क्यों है सर? भेदभाव क्यों है? ये तो नहीं होना चाहिए था। फिर इन ऑर्डर टू डिस्कस and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers, as they also wished to enjoy same political rights as men. तो women ने भी कुछ कदम आगे लिए, और जैसे political clubs के बारे में मैंने आपको बताया, तो जैकोबिन क्लब was one of such clubs. उसी तरह से women भी जब सामने आई, उन्होंने भी एकजुट होकर के क्लब बनाया, उन्होंने भी न्यूज़पेपर्स अपने चालू किए और मैगजीन्स चालू किए कि उसमें विमेन के राइट्स की बात की जाए। वो अपने दिमाग में जो, वो अपने दिल में जो उनकी इच्छाएं हैं वो बाहर रख पाए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस विमेन्स क्लब्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे फेमस विमेन्स क्लब कौन सा था, तो आप ये बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। विमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. विमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं है। आपको पता है वोटिंग राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स विमेन को भाई थे ही नहीं। विमेन ना वोट कर सकती है, ना अपने नाम पर प्रॉपर्टी रख सकती है। तो ये तो भाई बहुत गलत बात है ना। तो ये अधिकार जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बना तो उनको लगा कि यार हमें अधिकार मिलेगा। उनकी काफी उम्मीद थी कि हमने भी रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हमें भी अधिकार दिए जाएंगे, पर सर नहीं मिला। ये दुख की बात है कि मिला नहीं। The revolutionary government introduced laws to improve the lives of women. Schooling became compulsory, divorce made legal, they could run small businesses. लेकिन जो रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट आती है ना, उसमें क्या हुआ कि विमेन को कुछ अधिकार प्रॉमिस किए गए। चलो थोड़ा सा तो कुछ मान सकते हैं हम लोग कि विमेन के लाइफ में अच्छा हुआ पहली बार। अब वो चेंजेस क्या क्या थे, तो थोड़ा सा बस देख लो यार, कि जैसे स्कूलिंग, कि आप लड़की को पढ़ाएंगे जरूर, स्कूलिंग तो भाई आपको करानी ही करानी है, आप लड़की को स्कूल भेजेंगे ही भेजेंगे। डाइवोर्स मेड लीगल। पहले क्या था ना कि मर्द ही डाइवोर्स दे सकता था,
पहले था कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो मर्द अगर चाहे तो वो अलग हो सकता है, औरत अगर महिला अगर अपनी मर्जी से चाहे अलग होना तो वो नहीं हो सकती है। उस चीज को महिलाओं को भी बहाल कर दिया गया, उस अधिकार को, कि अब आप चाहे तो आप खुद जो है वो तलाक दे सकती हैं। अगर मान लीजिए आपका पति जो है शराब पीता है, मारता पीटता है, कुछ काम नहीं करता, उल्टा आपसे ही काम करवाता है, इस तरह की बातें अगर होती हैं तो आप खुद उसे डाइवोर्स दे दें। आप कोई जरूरत नहीं है कि आप रिश्ते को जबरदस्ती में घसीटें। दे कुड रन स्मॉल बिजनेसेस, और यह भी अधिकार दिया गया कि आप छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकते हैं। पहले ये सब अधिकार नहीं थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट क्लोज्ड विमेन्स क्लब्स, बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। आफ्टर मच स्ट्रगल विमेन इन फ्रांस इन 1946 वॉन द राइट टू वोट। ये बात यहां पे विमेन के बारे में एक बार में बता दी गई है, सुन लो फिर से। याद रखना कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, यानी कि जो 1791 का जो रेवोल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, उससे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन सर उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उम्मीदों के नाम पे सिर्फ ये 2-3 जो है छोटे मोटे खिलौने उनको दे दिए गए कि बस इससे खुश रहो। चलो ठीक है, उन्होंने फिर भी बोला हाँ हम खुश हैं। फिर जब रेन ऑफ टेरर, याद करो, कन्वेंशन की गवर्नमेंट, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की गवर्नमेंट आई, तो उनसे वो अधिकार भी छीन लिए गए। उल्टा और क्या किया गया कि उनके जो क्लब्स थे उनको भी बैन कर दिया गया। बोला गया क्लब्स क्या तुम लोग भी यार, क्या तुम लोगों को चाहिए क्या, ऐसा कह के क्लब्स जो है वो बैन कर दिए गए। ठीक है, तो चलो विमेन के बारे में हमने जान लिया। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जब, याद करो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के जस्ट बाद जब प्रशा के साथ में एक वॉर डिक्लेयर हो गया था, जब सीक्रेट नेगोशिएशंस लुई 16 जो है वो कर रहा था प्रशा के किंग से, और वहां पे वॉर डिक्लेयर हो गया था, तो उस वक्त विमेन का एक बहुत बड़ा रोल था वॉर लड़ने। जो थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग थे वो तो सब कोई उठ करके, ज्यादातर लोग वॉर लड़ने के लिए चले गए। अब विमेन के ऊपर में उस वक्त 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। एक तो ये कि परिवार को भी चलाना है, दूसरा पैसे भी कमाने हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि विमेन ने कितना बड़ा रोल किया है। अगर विमेन उनको बैक नहीं करती तो वो लोग ना तो रिवॉल्यूशन कर पाते और ना ही लड़ाई कर पाते। ठीक है, अब सर विमेन को समझने के बाद हम लोग समझेंगे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये स्लेव क्या है सर? चलो देखो यार, सबसे पहले स्लेव ट्रेड क्या है, बिगेन इन 17th सेंचुरी। चलो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा फ्रांस है। ठीक है, अब होता क्या था ना कि मान लो पहले कभी ऐसा हुआ होगा, ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, ये कैरिबियन आइलैंड, ये हमारा पूरा का पूरा जैसे कि साउथ अमेरिका है। तो ये जो आप देख रहे हो जोन, ये जोन जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है ठीक ठाक रहता है, गर्मी रहती है, कहने का मतलब है यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन है ये, तो यहाँ पे गर्मी तो रहेगी ही भाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो चीजों की खेती की जाती है वो आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रांस में तो भाई मौसम ठंडा है। तो कभी मान लो हुआ ये कि यहां से कुछ लोग गए होंगे यहां फ्रांस, ठीक है सर, फ्रांस वो लोग गए अपने साथ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के गए। जैसे सबसे पहला चीज जो था सर वो था आपका, यहां पे देख लो, कॉफी। कॉफी था, ठीक है। सेकंड रहा था टोबैको, टोबैको। थर्ड यहां पे आप इंडिगो को भी ले सकते हैं। तो ये 3 चीज जब यहां पहली बार ये लोग लेकर के गए तो यूरोप के लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आया कि भाई ये कॉफी तो पीने में तो बहुत अच्छी है भाई, बहुत मजा आया पी करके। टोबैको लेकर के गए, टोबैको की लत लग गई सबको, सबको ये जो है टोबैको जो है खाने लग गए। अब सर ये प्रॉब्लम है कि आप टोबैको, कॉफी, इंडिगो जैसी चीजें यहां पे नहीं उगा सकते हो, इस क्लाइमेट में नहीं उगा सकते हो, वो गर्म जगह पर ही उगाया जा सकता है। तो यहां के लोगों ने क्या किया कि ये फ्रांस और यूरोप के लोग यहां पे आए पहली बार। स्लेव ट्रेड को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसे शुरू हुआ, इसके पहले हम लोग ये स्लेव ट्रायंगल को इसीलिए समझ रहे हैं। तो यहाँ के यूरोप के लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्होंने अपनी जमीन खरीदी और कोशिश की कि खुद से खेती करते हैं, यहां से ले जाकर वापस यूरोप में बेचेंगे, लेकिन इनसे खेती हो नहीं पाई। ये बोले कि भाई इस गर्मी में हम लोग तो नहीं कर पाएंगे खेती, हम लोग तो यार ठंडे क्लाइमेट में रहे लोग हैं, यहाँ खेती कैसे करें। तब इनके दिमाग में आया कि अब क्या करें भाई, अब तो हम लोगों को चाहिए, डिमांड है, मार्केट है, बिजनेस करना है तो करना है। तो ये सीधा यहां से आ जाते हैं यहां साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, यहां पे बहुत ज्यादा गरीबी थी उस वक्त। अब यहां पे कौन पाए जाते थे? ब्लैक निग्रोज पाए जाते थे, जो ब्लैक लोग थे यहां पे। अब क्योंकि इनको गर्मी की आदत है सर, ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं ना, यहां पे ये सहारा डेजर्ट यहां पे ऐसे पड़ता है, यहां पे लोगों को गर्मी सहने की आदत है।
तो इन्होंने क्या किया कि यहां से लोगों को लेकर के सीधा नाव में बैठा करके ले आए यहां। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। एक बार फिर से साफ साफ दिखा देता हूं। ट्रायंगल को तो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या कि यहां से पहले ये यहां पे आए, खुद तो खेती कर नहीं पाए क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो ये लोग आ गए भाई यहां पे कहीं पे, यहां से लोगों को उठाया, है ना, और यहां से वापस लेकर के यहां पे गए, यहां पे उनको स्लेव बना लिया, उनको बंधक बना लिया। बंधक बना करके यहां पे खेतों में काम करवाया, और यहां से जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको लेकर के वापस से फ्रांस में जाते थे या फिर यूरोप में जाकर के बेचते थे, और यहां से लोग फिर यहां से आते थे, यहां से स्लेव्स को उठाते थे। अब स्लेव जो है क्यों हर बार तैयार हो जाता था वहां जाने के लिए? स्लेव का मतलब हो गया गुलाम। तो सर यहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। अब आप किसी भी गरीब इंसान को अगर प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, तो एक बार तो तैयार हो ही जाएगा, वो एक बार सोचेगा भी नहीं कि आगे मेरा कंडीशन क्या होने वाला है। तो स्लेव्स जब यहां से यहां पहुंचते थे ना, पहले तो उनको ले जाया जाता था नाव में जकड़ करके, जंजीरों में बेड़ियों में बांध करके, ताकि ये भाग ना जाए, या बहुत ही तकलीफ दे करके इनको यहां ले जाते थे ये लोग। यहाँ अब यहां काम करवाते वक्त इनको पैसे भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। ये वापस छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, ये बात याद रखना, ये वापस छुट्टी भी नहीं ले सकते कि हमें अपने घर जाने दो, नहीं, आए हो रहो। तो इसीलिए इनको स्लेव कहा गया। इनको लेबरर्स भी कहा जा सकता था, लेकिन क्योंकि इन्हें गुलाम बना लिया गया था, इसलिए इनको हम लोग स्लेव कहते हैं। तो ये ट्रायंगल चला। तो आप समझ जाइए कि कैसे यूरोपियंस ने अपने मतलब के लिए, अपने कुछ डिमांड्स के लिए लोगों को स्लेव बना करके यहां पे ला करके काम करवाया, जो कि देखा जाए तो काफी गलत था। अब फिर से वापस चलते हैं। तो ये 17वीं शताब्दी में स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था। वी were brought from local chieftains, branded and shackled, and were packed tightly into ships for 3 months voyage across the Atlantic to the Caribbean. फिर से समझिए कि ये आते थे और क्या करते थे कि यहां से यूरोपियंस आते थे, यहां से स्लेव्स को खरीदते थे, उनको पहले तो जंजीरों में जकड़ते थे, उनके पीठ पर या कहीं पे भी बॉडी पार्ट में वो अपना ब्रांड लगा देते थे। आपने देखा होगा मूवीज में, तो अपना ब्रांड जो है लोहा गर्म करके वो दागते नहीं है, उस तरह से दाग करके इनको यहां ला करके काम करवाते थे। तो ये काफी ज्यादा रूट साउंड कर रहा है कि कितना लोगों को यार ये परेशान करते थे। और यहां तक कि जो वोयाज में भी ले जा रहे हैं साउथ अमेरिका के लिए, कैरिबियन आइलैंड्स के लिए, तो जहाज में जैसे तैसे एक छोटे से कमरे में 50 लोग भर के, 30 लोग भर के, ऐसे करके ये लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, कोई दया माया तो खैर छोड़ ही दो यार। स्लेव लेबर मेट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। तो शुगर, कॉफी, इंडिगो जैसी जो डिमांड्स को पूरा तो करना था ना, इसके लिए स्लेव्स को ले जाया जा रहा था। जैकोबिन regimes most revolutionary social reform was the abolition of slavery in the French colonies। सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैकोबिन्स यानी कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट आई थी, कन्वेंशन की गवर्नमेंट आई थी, तो क्योंकि वो खुद गरीब थे इसलिए उन्होंने गरीबों की परेशानी को समझा। और ये जो स्लेव ट्रेड था ना, ये जो स्लेव ट्रेड हो रहा था, इसको इन्होंने क्या किया कि एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। बोला कि अब स्लेव ट्रेड बंद करो, यानी कि यूरोप से तुमको अगर चाहिए, तुमको अगर कॉफी चाहिए, शुगर चाहिए, टोबैको चाहिए, इंडिगो चाहिए, तो तुम खुद जाओ वहां पे खेती करो और लेकर के आओ, और नहीं तो वहां से खरीद करके लाओ। लेकिन स्लेव्स को ले जाकर के वहां जबरदस्ती में काम करवा के जो है उनकी जान मत लो, उनके अधिकार से मत खेलो। तो ये चलो एक आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर या जैकोबिन गवर्नमेंट यानी कि कन्वेंशन की सरकार जो थी, उसका एक सही डिसीजन रहा होगा। In 1794 the convention legislated to free all slaves in the French overseas possession। तो जो स्लेव्स थे, जो फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन यानी कि फ्रेंच लोगों के अंतर्गत में जितने भी स्लेव्स आ रहे थे, उनको बोला गया कि सबको फ्री कर दो, सबको आजाद कर दो, सबको उनके घर वापस भेज दो। ये इन्होंने डिमांड कर दिया। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा एक इन लोगों ने स्टेप लिया। थ्रू आउट द 18th century there was a little criticism of slavery in France। नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी आफ्टर 10 years। लेकिन जैसे ही नेपोलियन वापस से आया, उसने फिर से कहा कि नहीं भाई, स्लेवरी तो रहेगी। स्लेवरी से क्या हो रहा है? बिजनेस चल रहा है, दिस इज बिजनेस, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि स्लेवरी को वापस से रिस्टोर कर दिया। बोला गया जैसे करना है करो,
जाओ यूरोपियंस, फिर से अफ्रीका जाओ, वहां से स्लेव्स को उठाओ, वहां के जो ब्लैक्स हैं उनको उठाओ, नाव में बांधो, जकड़ो, शैकल करो उनको, और फिर उनको ब्रांड करके ले जाओ वापस से कैरिबियन में, धूप में उन लोगों से जितना काम करवा सकते हो करवाओ, मर जाए कोई दुख नहीं है, पैसे कौन देता है, काम करवाओ, मार के काम करवाओ, और वहां से जो प्रोड्यूस है उसे वापस लाओ, यूरोप में बेचो और बहुत सारे पैसे खुद कमाओ। स्लेव्स के बारे में कौन सोचता है, राइट? तो ये तो है एक तरह समझे तो नेपोलियन क्या कर रहा है, नेपोलियन प्योर प्रॉफिट को देख रहा है। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। तो ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है सर क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, जो साउथ अमेरिकन ने जा करके यूरोप में इंट्रोड्यूस किया, तो ये उसके बस डिमांड के लिए आप समझिए कि लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। बैठ करके आप टेबल पर कॉफी पी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि, अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस समय की बात बता रहा हूं कि आप जो कॉफी पी रहे हैं, आप जो टोबैको हुक्का में गुड़गुड़ा रहे हैं, वो कैसे कैसे आपके पास पहुंचा है, कितने लोगों को परेशान करके, वो आपको शायद पता नहीं था उस वक्त, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा भाई स्लेवरी का जो आपने देख लिया था। और आपने ये भी समझा अभी अभी कि स्लेव ट्रेड क्या था सर, स्लेव ट्रायंगल है ये, इसे याद रखेंगे, ठीक है? लास्ट में यहां पे एक टॉपिक है कि द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रिवॉल्यूशन को जो है हम जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उससे भी काफी अच्छे तरीके से जोड़ करके बताया गया है। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते। ये सारे स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, ठीक है? क्वेश्चन इससे उतना नहीं आने वाला है। क्वेश्चन जो है मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे राइज ऑफ नेपोलियन चैप्टर ये वाला खत्म है भाई। विमेन से आ सकता है, जैसे एक मैंने बताया द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन जो है पहला विमेन्स का पहला क्लब जो आप कह सकते हैं वो था, ठीक है? फिर आ सकता है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेव ट्रेड कब शुरू हुआ, किसने इसको एबॉलिश किया, किसने इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया, स्लेव ट्रायंगल क्या है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ये बस आप जान लीजिए ताकि आप जो है टॉपिक को और साउंड तरीके से समझ सके। द इयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, अच्छी बात है। 1789 में पहली बार रेवोल्यूशन हुआ, हमने जो है वहां पे लोगों के जीवन में काफी सारे बदलाव देखे, अच्छे बदलाव कह सकते हैं, बुरे बदलाव कह सकते हैं, हर तरह से बदलाव आए जीवन में। लोग चलो ठीक है उससे पहले गरीब थे, लोग जो है दबाए जा रहे थे, कुचले जा रहे थे, जो भी एलिट्स थे या एरिस्टोक्रेट्स थे उनके द्वारा, भी बदलाव जरूरी था। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल इन द समर 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि याद करो बैस्टिल के किले को इन्होंने गिरा दिया। अब मैंने बताया था पहले दिन में ही कि आप जब रिवॉल्यूशन शुरू करना चाहते हैं, आप जब निकलते हैं सड़क पर कि हाँ हमें रिवॉल्ट करना है, तो आप एक एग्जाम्पल, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आप देना चाहते हैं। तो इस स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल को देने के लिए इन्होंने पूरे के पूरे बैस्टिल के किले को ही वहां से पहले तो जो प्रिजनर्स थे उनको आजाद किया, वहां पे जो गार्ड्स थे उनको जान से मार दिया और किले को तोड़ दिया। तो इसके बाद इनको सेंसरशिप से तो आजादी मिल गई, यानी कि अब ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल सकते हैं। पहले क्या था कि सेंसरशिप थी, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोल और लिख नहीं सकते हो, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। अभी क्या हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर। हमको किसी नेता की बात पसंद नहीं आएगी, हम बोल सकते हैं मुंह पर कि हाँ भाई आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही कि आप सड़कें नहीं बनवा रहे हैं, तो ये बोल सकते, उस वक्त नहीं बोल सकते थे। आप कुछ भी लिख देते तो आप फंस जाते, ठीक है? तो ये तो चलो ठीक है, ये एक हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस टू बी अ नेचुरल राइट। जब पहली बार ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट मिला लोगों को, तो उसमें जो है हमारे कुछ, मतलब हमारे नहीं, ऑब्वियसली फ्रेंच पीपल के, फ्रेंच लोगों के कुछ राइट्स को वहां पे बता दिया गया कि भाई ये राइट्स आपको, ये अधिकार मिल गया। जैसे अभी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, तो उस तरह के कुछ राइट्स वहां पे दिए गए थे, ठीक है? लेकिन सर आप देखिए कि जो चेंजेस आपने देखा 1789 से लेकर के 1804 तक में, अभी तक में, तो आप ये सोचिए कि फ्रांस में क्या बीत रहा होगा, लोगों के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा उस वक्त। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ फ्रांस। He set out to conquer neighboring European countries। और नेपोलियन, देखो बात यहां पे नेपोलियन की रही या बात यहां पे आप हिटलर के बारे में करें या फिर परवेज मुशर्रफ के बारे में करें, इनके दिमाग में एक ही चीज है कि
मतलब था कि हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा एरिया को कंक्योर करें और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बने। ये तीनों को पावर बहुत ज्यादा, मतलब पावर से भाई कुछ था। ठीक है, परवेज मुशर्रफ तो खैर उतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हिटलर ने काफी कुछ किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी कुछ किया है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहां पे देख पाएंगे अभी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वही चाहता है कि भाई फ्रांस सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगल बगल के यूरोपियन कंट्रीज भी चाहिए। लालच देखो कितना भूख है उसके अंदर में पावर के लिए, और वो निकल गया कॉन्क्योर करने के लिए। कॉन्क्योर करने के लिए उसने लोगों को उल्टी सीधी बातें बताई। पहले कहा अरे मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, ठीक है, मुझे आने दो, मेरी आर्मी को अपने अंदर, अपने स्टेट के अंदर में आने दो। तब देखो क्या होता है, लोगों ने किया भी, भरोसा भी किया, लेकिन धोखा भी खाया। डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। अब वो जहां पे भी यूरोप, मतलब फ्रांस के बाहर में जहां पर भी वो अपनी आर्मी के साथ घुसता था, सबसे पहले तो क्या करता था कि वहां के राजा को गद्दी से उतार करके वहां अपने किसी फैमिली मेंबर को, भाई को, भतीजे को बैठा देता था कि हाँ चलो रूल करो। ठीक है, ताकि सब कुछ जो है उसी के कंट्रोल में रह सके। ये हमने देख लिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। वो यूरोप को मतलब उसको ऐसा लगता था, अब वो मे बी सच में कर रहा हो या फिर उसको ऐसा लग रहा हो कि वो मॉडर्नाइजर है, वो चीजों को बदल रहा है, पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में जैसा कि मैंने बताया कि जब वो लोगों को लालच देता था कि मैं तुम्हें आजाद करा दूंगा, मेरी आर्मी को अंदर आने दो, तो लोगों को लगता था वाह नेपोलियन तो बड़ा महान आदमी है, एक लिबरेटर है, हमें आजादी दे सकता है। ठीक है, शुरू में लोग इसे ऐसे देखते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आया कि नेपोलियन की जो आर्मी है वो तो इन्वेड कर रही है, हमारी आजादी से उसको क्या लेना देना है, वो तो इन्वेडर्स है। he was finally defeated at Waterloo in 1815। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसे हरा दिया गया। किसके द्वारा हराया गया ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो अभी तक में, अब ये सबसे मेन बात है कि हमने जो पढ़ा है ना, इसे इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया कि हम आज भारत में भी इसे पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। तो सर इसने लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हमें अवेयर किया, इसीलिए ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इतना ज्यादा जो है वैल्यू दिया जा रहा है आपके कोर्स में। जहां तक बात है वाटरलू की, बैटल ऑफ वाटरलू की, तो ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया, ये चार मजबूत देश थे। तो इन चार देशों ने नेपोलियन को जो है रोकने की कोशिश की। यूं कहे कि खुद ये लोग आ गए लड़ने के लिए और नेपोलियन को इन्होंने हराया था। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक्चुअली में कोई बहुत ज्यादा लंबा या बहुत लेंदी वीडियो की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसे अगर अपने किताब से एक बार पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ने पे मैं जान रहा हूं कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप शायद चीजों को नहीं समझ पाए, अगर आपको कोई ब्रीफ आइडिया नहीं है तो। ठीक है, आप चीजों को हो सकता है नहीं समझ पाए, या मे बी आपके स्कूल में आपके टीचर ने अगर अच्छे से पढ़ाया है तब फिर आप पढ़ेंगे तो समझ में आए। तो मैंने वीडियो में जो आपको जो परेशानी हो, मैंने उसको दूर करने की कोशिश की है। अभी क्या है कि आप इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ में आप अपनी किताब को भी पढ़ें, अपने बुक में आप देखते जाएं एक एक करके, टॉपिक वाइज ही सब कुछ मैंने बताया हुआ है एक एक करके। मैं बता दे रहा हूं कि आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां से जैसे भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप उसको बनाते चले जाएंगे। बाकी इसीलिए मेरा जो उद्देश्य था कि वीडियो को लंबा नहीं रखने का वो यही था, और मैं आगे भी यही कोशिश करूंगा कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं वही मैं आपको सिर्फ बता सकूं, और किसी भी टॉपिक को मैं जब बताऊं तो उसे एक, अगर उसमें कोई कहानी है तो मैं कहानी की तरह उसे आपके दिमाग में डाल सकूं, और अगर कहानी नहीं है, कोई थ्योरी ही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस थ्योरी को भी मैं आपके दिमाग में डाल सकूं। तो इस तरह से हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसका लेक्चर जो है वो समाप्त होता है, वो खत्म होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इसे एंजॉय करेंगे काफी ज्यादा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।